नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज आप जो करंट अफेयर्स का आपका सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 है। और आज कायदे से अगर आप देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर रहेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसमें थोड़ा सा आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर विद दिस, क्योंकि बीपीएससी का अगर आप प्रश्न पत्र अगर 5 साल का एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स में तो वो रैंक और इंडेक्स से पूछता है। पिछली बार नहीं पूछा है पर पहले पूछ रखा है जो करंट अभी एग्जाम्स हुए हैं कि कौन 2 क्वेश्चंस बनाता है। एक क्वेश्चन होता है कि फलाना रिपोर्ट, मानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है और भारत का कितना रैंकिंग है, ये प्रश्न पूछता है। 500 रैंकिंग होता है। आप कोई भी मैगजीन उठाएंगे वो कम से कम 100 मैगजीन का लिस्ट दे देगा कि 100 लिस्ट दे देगा। वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो बीपीएससी होता है या कोई भी यूपीएससी का पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो वही चीज़ पूछता है, या तो उसको पीआईबी ने कवर किया है, या अब कोई बोलेगा कि हिंदली रिपोर्ट पासपोर्ट पे 4 रिपोर्ट प्रकाशित होते हैं तो हम पासपोर्ट का थोड़ी रटने लगेंगे। हम ऐसा चीज़ करेंगे जो कोई यूनाइटेड नेशन ऐसा संस्थान उसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसा संस्थान जारी करता है, या फिर बहुत बड़ा संस्थान जारी करता है जिसका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है और क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। हम पुनः रिपीट करते हैं कि अपने दिमाग का बिट मत बर्बाद करिए, फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि इस वीडियो के करने के बाद जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। और इस चीज़ को हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। बाद में आप हमें अकाउंटेबल करेंगे और हम लोग खुद अकाउंटेबल होते हैं, तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारा गारंटी है। अगर आपका हम लोग वाला मैगजीन है तो पेज नंबर 121 खोल लीजिए। वहाँ पर स्टूडेंट नोट्स करके हम लोगों ने जगह खाली दे रखा है ताकि आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्लग इन कर सकें। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो हम लोगों ने मैगजीन बनाया है, यहाँ पर आप जब पहला पेज खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट इस तरह से मिलेगा। आपको मोबाइल खोलना है और इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। अगर आप पिछले बार का पेपर देखेंगे तो अंत में उन्होंने ये पूछ लिया कि G20 की बैठक कहाँ होनी है, जो 67th वाला एग्ज़ाम हुआ है। सारे मैगजीन्स वगैरह में अवेलेबल ये थे कि जम्मू कश्मीर होना है, यहाँ पर होना है। बाद में उसको चेंज करके दिल्ली कर दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत लोगों का नेगेटिव हो गया, तो हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि ऐसा कुछ किया जाए कि डॉक्यूमेंट को हम लोग ऑर्गेनिक रख सकें। मतलब अगर हमें कुछ चेंज करना है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनिक रखा जाए, जिंदा रखा जाए, लाइव रखा जाए। आपको मोबाइल खोलना है, आप पहला ही पेज पर स्कैनर दिया हुआ है, आप जैसे स्कैन करेंगे आपको एक जगह लेकर चला जाएगा और वहाँ पर जितने अपडेट हैं, अगर प्रिंटिंग एरर होगा तो वो वहाँ पे अपडेटेड होता है। और ये अंतिम दिन, एग्जाम के अंतिम दिन तक अपडेट करेंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर हमें लगता है कि इसको और डालना है तो उसको वही काम करेंगे। देखो, हम लोग 130 पेज का मैगजीन बनाए हैं और क्वेश्चन हम लोग बाहर नहीं जाने देंगे जिसमें बिहार इंक्लूडेड है। फालतू अपना इन्फॉर्मेशन बिट मत खराब करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ये इन्फॉर्मेशन है, स्कैन करिए, आपको जो भी अपडेट होगा मैगजीन का वहीं पर ले जाएगा। कोई गलती होगा वहाँ पर डाल के करेक्शन किया रहेगा, आप उस पेज नंबर पे चेंज कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग को आपको पता है कि रिपब्लिक डे हो रहा है, तो कौन सा रिपब्लिक डे है? 74वां रिपब्लिक डे है। कौन आज का ही अपडेट है, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब का अपडेट है कि इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष हमारे चीफ गेस्ट हैं। जो इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनका क्या नाम है? अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतह अल सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्वेश्चन बना है नहीं बना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे चीफ गेस्ट हैं। देखो, रिपोर्ट एंड इंडेक्स में हम लोग वही चीज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट अस स्टार्ट। पहला देखो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है रेबिका ग्रैनस्पैन। कहाँ की है रेबिका ग्रैनस्पैन? कोस्टा रिका की बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स के जगत में। UNCTAD 2 रिपोर्ट जारी करता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वो जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कि कितना निवेश किस देश का होता है, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल है बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट द इकोनॉमिक फुटप्रिंट ऑफ द कंट्री,
इट टेल्स यू अबाउट द इकोनॉमिक माइट ऑफ द इकोनॉमी, कि किसी देश का इकोनॉमिक माइट कितना है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण निकालता है, वो है डिजिटल करेंसी ऑनरशिप रिपोर्ट। डिजिटल करेंसी क्या होता है? जैसे कि बिटकॉइन है ना, ऑनरशिप रिपोर्ट। बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है, पर बिटकॉइन वगैरह जो भी है वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि ये एक लेजर है, इस पर 10 आदमी काम कर रहे हैं। जब 10 आदमी काम कर रहे हैं तो अगर मानते हैं कि एक आदमी ने यहाँ से पैसा निकाला तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये अपडेट हो जाएगा। तो जब अपने आप अपडेट हो जाएगा तो इसमें धोखाधड़ी करने का चांस कम होता है, और भी चीज़ें होती हैं। बट द कोर आइडिया, अगर आप उसमें पूछेंगे कि द डिजिटल करेंसी का आत्मा क्या है, इट इज़ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट द क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड कि इससे अभी आपको क्या मतलब है। एक पहला राज्य है, अपना पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी राज्य है जिसका नाम झारखंड है, उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके सीड डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया है और एक गजब का नज़ीर पेश किया है, जिसमें सीड का धोखाधड़ी बंद हो चुका है। और सरकार को और नीति आयोग ने भी रिपोर्ट जारी किया है कि जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में धोखाधड़ी होता है उसको हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सॉल्व करें। जो पीडीएस की समस्या है, जो पीडीएस में लीकेज है, उसको हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सॉल्व करें। मेरे बंधु, मेरे दोस्त, एक ऐसा देश का नाम बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग डिजिटल करेंसी का ऑनरशिप रखते हैं। उस देश का नाम है यूक्रेन। भारत कितने नंबर पर है? भारत 7वें नंबर पर है। क्यों हुआ? कोविड के समय बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड 7.3% ऑफ द इंडियंस हैव द डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल करेंसी। अब बात निकल चली है तो एक बात और बताते चलिए। डिजिटल करेंसी का एक रूप है, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन को कौन ऐसा देश है जो लीगल टेंडर माना है? अपने देश में, अपने मुल्क में इसको लीगल टेंडर नहीं माना गया है, क्योंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन है, कौन जारी करता है, कुछ भी नहीं पता होता है। पर एक देश है एल सल्वाडोर, इसलिए पहला देश है जो बिटकॉइन को इकोनॉमिक लीगल टेंडर घोषित करता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ये पर्याप्त रहेगा। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, क्योंकि आपका इकोनॉमिक माइट तो इसी से पता चलता है कि आप कितने ताकतवर हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है? जब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो मोटा मोटी हम लोग एफडीआई की बात करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश में होता है? उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ताकतवर देश है। अपना देश कितने नंबर पर है इन्वेस्टमेंट के मामले में? हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग पूरे विश्व में 7वें स्थान पर हैं। हमारा इकोनॉमिक साइज कितना है, इकोनॉमिक माइट कितना है? हम विश्व के 5वें लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि हम लोग कितने नंबर पे हैं? 5वें नंबर पे हैं। और हम लोग कितना टारगेट रखे हैं? हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2030 तक हम लोग विश्व के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब आपके लगे हाथ आप ये बता दीजिए कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट था, उसका टारगेट भी आपसे पूछ सकता है। 20, 24, 25 इसका टारगेट था। मेरे बंधु, हम लोग विषयांतर नहीं हुए हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल में घुसना स्टार्ट करते हैं। ईवन सीटैट जो है वो 20, 21, 22 का रिपोर्ट जारी करता है, जो कि अपना आर्थिक सर्वेक्षण है उसको कोट करता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जा रहा है मेरे बंधु, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफडीआई अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है, बहुत लोग मॉरिशस मार देंगे, पर अगर ऐसा आप सोचते हैं तो गलत है। 1 नंबर पे सिंगापुर है, 2 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, 3 नंबर पर मॉरिशस है। अगर आप देखेंगे तो जितना एफडीआई का निवेश है वो 27.01% है। क्योंकि अब इकोनॉमिक्स की बात आ गई है और हमको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको और थोड़ा सा बताते चलते हैं। अब बताइए कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करता है? कर्नाटक 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र है और 3 नंबर पर दिल्ली है। एनसीआर वाला बेल्ट है। अब आप हमको ये बताइए एक चीज़ और कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? आप फटाक से कुछ और सोच रहे होंगे, पर अभी भी इंजीनियर लोग को कम मत आकिए। कंप्यूटर एंड हार्डवेयर 1 नंबर पर एफडीआई को अट्रैक्ट करता है, इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर सबको इज्जत करिए। 2 नंबर पर कौन है? सर्विस सेक्टर है। जब हम सर्विस सेक्टर बात करते हैं तो हम फिनटेक कंपनीज की बात करते हैं। इस तरह का जो सर्विस आपको प्रदान करता है वो 2 नंबर पर अट्रैक्ट करता है। बाकी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, काफ़ी रहेगा।
हम लोग का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? देखिए, हमेशा ट्रेडिंग पार्टनर बदलते रहता है। हमेशा चीन बोलेगा कि हम एक नंबर पर ट्रेडिंग पार्टनर हैं, पर ये नालायक कभी ट्रेडिंग पार्टनर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ये क्या करता है कि इट शिफ्ट जो ट्रेड बैलेंस होता है अपने फेवर में करता है। जब हम ट्रेड की बात करते हैं, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और हमने कितना इंपोर्ट किया। तो इसके केस में क्या होता है कि अगर हमने इंपोर्ट 1,000 रुपया किया और हमने एक्सपोर्ट 10 रुपया किया, ठीक है, तो मोटा मोटी हमने ट्रेड कितना क्या किया? 1,000 प्लस 1,100 का मानते हैं कि हमने ट्रेड किया। ठीक है, तो हम तो लॉस में है ना। हम एक्सपोर्ट तो 100 ही रुपया का किए, 900 रुपया का तो इंपोर्ट कीजिए, ट्रेड में कहलाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या है कि अगर मोटा मोटी देखें तो हम लोग सरप्लस ट्रेड करते हैं, मतलब हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के केस में हम लोग बेनिफिशियरी हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहता है कि चीन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पर हमको लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रूस को अगर आप देखिएगा तो भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रूस बन गया है। अगर रूस को देखेंगे तो हम 2 चीज़ वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करते हैं और दूसरा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को आपको जितना देना है गाली दीजिए, पर दिस पर्सन हैज शोन द स्पाइन। कुछ भी हो, इतना उस पर यूक्रेन क्राइसिस है, इतना उस पर दबाव है, पर फिर भी ये व्यक्ति ने स्पाइन दिखाते हुए जो क्रूड ऑयल जो अपने देश के हित में था स्टैंड लेते हैं और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। नहीं तो तेल का दाम आसमान छूता। जब तेल का दाम आसमान छूता तो इन्फ्लेशन हाई होता। जितना क्रिटिसिज्म करना है करिए। देखिए, डीमोनेटाइजेशन वाज इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द एब्सर्डिटी। उससे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। दैट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर, दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर। बट कुछ भी है कि प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कदम भी उठाते हैं व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। पर ये जो आप ये कदम उठाते हैं रसिया के साथ तेल लेने का, सराहनीय कदम है। सो वी मस्ट बी वेरी न्यूट्रल व्हेन इट कम्स टू द असेसमेंट ऑफ एनीवन। हर चीज या तो ग्रे और व्हाइट नहीं होता है ना, मतलब हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, देयर इज अ ग्रे एरिया ऑल्सो। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने मेंस वगैरह में भी, असेसमेंट में, कि ऐसा नहीं कि हम लोग पकड़ा जाए। वर्ल्ड कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन देता है? एक स्विस फाउंडेशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये इस रिपोर्ट को देता है। 1 नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। इससे ज़्यादा मत करना बंधु। इंडिया कितने नंबर पर हैं? हम लोग, हमारी इकोनॉमी कितनी कॉम्पिटिटिव है, हम लोग कितने कॉम्पिटिटिव हैं। जैसे कि अगर मानते हैं कि कोई एक इंटरनेशनल मार्केट है वियतनाम, वहाँ पे हमारा भी प्रोडक्ट कम्पीट कर रहा है, बांग्लादेश का भी प्रोडक्ट कम्पीट कर रहा है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उस पे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एग्जाम के लिए ये स्टेट पीसीएस के लिए इतना पर्याप्त रहेगा, इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। हिंदी मीडियम आपके लिए वहाँ से हमने कॉपी किया है। देखो, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है ना, इसको भी कभी जब पूछ लेता है तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पे याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट ग्रुप देता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट देता है। सबसे अच्छा शहर कौन है जो रहने के लिए? उस शहर का नाम है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। अपने इंडिया में कौन नंबर पे है? दिल्ली 1 नंबर पर है 112 पर। आमची मुंबई 117 पर है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, अगर रैंकिंग पूछ ले, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम बताते चले। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप हमसे पूछेंगे तो वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है कि अगर उसको कुछ पूछना होगा तो इसी पर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ है, इतना सरकार का क्रिटिसिज्म हुआ है। दोनों पक्ष रखे गए हैं, कुछ सरकार के पक्ष रखे गए हैं और कुछ इसके जो विरोधी लोग हैं वो पक्ष रख रहे हैं कि पोषण अभियान ऐसे स्कीम के बावजूद कोई देश इतना पीछे कैसे हो सकता है। 1 नंबर पे जो सबसे अच्छा देश है उसका नाम है बेलारूस। भारत कितने नंबर पर है? 107 नंबर पर है। कौन देता है? वर्ल्ड हंगर लाइफ देता है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड देता है। ये दोनों मिलके इसको देते हैं। तो ये रैंकिंग दोनों याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है, सारा 2022 का रिपोर्ट है। 2023 वाला जो रिपोर्ट है वहाँ पे हम लिखे रहेंगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सारा जो रिपोर्ट हैं वो 2022 की रिपोर्ट है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, थोड़ा सा अगर आप हमें इजाज़त दें तो आपको बताते चले कि ये 4 चीज़ों पर करता है। एक अंडर नोरिशमेंट पर करता है, एक चाइल्ड वेस्टिंग पर करता है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि वजन कम होना। एक स्टंटिंग पर होता है कि उम्र के हिसाब से आपका ऊंचाई नहीं बढ़ना, और एक चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पर डिपेंड करता है ना। तो कभी जब अगर मानते हैं कि इससे ज़्यादा तो पूछने का प्रश्न ही नहीं होता है। इसका 1/3 वेट दिया जाता है कैलकुलेशन में, इसका 1/6 दिया जाता है, इसका 1/6 वजन दिया जाता है, और इसका जो वेट है 1/3 अलॉटेड है। और इन 4 पैरामीटर्स पर एनालिसिस किया जाता है। पर
मेरा भी एक कहना है कि आप जो कर रहे हैं इसको आप कहते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भूखमरी मतलब हर आदमी भूखमरी का शिकार हो रहा है, गलत परसेप्शन तैयार होता है। पर इसमें जो आप आंकड़ा लेते हैं, ये जो बच्चा का ले रहे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 5 साल के कम का बच्चा का है, चाइल्ड स्टंटिंग ले रहे हैं, तो भैया इसको कहो ना कि बच्चों का भूखमरी सूचकांक। तुम पूरा पॉपुलेशन का कह रहे हो और तुम्हारा सारा डेटा चाइल्ड के लिए है, तो ये तो एक नेगेटिव कोनोटेशंस है। इट इज प्रोजेक्टिंग द इंडिया इन अ वेरी बैड लाइट, है ना। हम लोग को सबसे पीछे कर देता है। बताओ, हम नहीं मानते, नहीं मानते, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, फालतू बात है, ठीक है। बाकी देखो, हर चीज़ का एक अपना व्यू पॉइंट है, तो ये दोनों पक्ष था, हम आपको बता दिए। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खूब क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कर लो। तो देखो, उस पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब क्या है कि मर्द और फीमेल में जो अवसर का कमी है, सोशल इंपावरमेंट, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, इकोनॉमिक इंपावरमेंट, इसलिए जो भी लड़की लोग हैं खूब दबा के पढ़िए। महिला सशक्तिकरण का बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 35% रिजर्वेशन दिया है, और जो आप लोगों को 30 या 35% जो भी रिजर्वेशन देते हैं, और जैसे पंचायत में अगर आप देखिए तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। अरे एक बार दो बार सरपंच पति रहेगा, हस्बैंड करेगा, पर एक बार लड़की अगर गांव देहात के आप लोग हैं तो उसको बोलते हैं आँख फोड़ हो गई। अगर एक बार वो कागज पत्तर का काम कर सकती है ना, तो दुनिया का हर काम वो कर लेगी। अगर वो परिवार चला सकती है तो दुनिया का हर काम लड़की करने में सशक्त है। थोड़ा सा वक्त लगेगा पर सब काम कर लेगी। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में पॉलिटिकल इंपावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा तो इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगा। और आप लोग जितने भी लोग महिला लोग वीडियो देख रही हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना भी हस्बैंड से प्यार करिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जरूर रहिएगा, क्योंकि उसके सामने कुछ है ही नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की। लेट अस मूव टू द टॉपिक नाउ। तो जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसका बेस्ट कंट्री कौन है? आइसलैंड। हम लोग कितने नंबर पर हैं? 135 नंबर पर हैं। हम लोग का पॉलिटिकल इंपावरमेंट तो हुआ है, पर और सब चीज़ों में हम लोग फिसड्डी साबित हुए हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो रैंक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ये भी कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही देता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। इसमें एक नंबर पे कौन है कि जो सबसे अच्छा देश है जहाँ पे आप ट्रेवल करने जाइए, जहाँ पे सुरक्षित हैं आपको कोई छीन झपट नहीं है। बहुत तरह का पैरामीटर्स होता है, हम लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जापान 1 नंबर पर है। अपना मोहब्बत कितने नंबर पर है? 54 नंबर पर है। थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो हम और बढ़ते हैं। जो टूरिस्ट आता है, जो फॉरेन टूरिस्ट है, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में आता है? वो फॉरेन टूरिस्ट महाराष्ट्र में आता है। आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे अजंता नीलोरा वगैरह के गुफा हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मुंबई भी है। पर जो मैक्सिमम डोमेस्टिक टूरिस्ट है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट मतलब क्या होता है? भारत के लोग। अगर हम बिहार के हैं, हम चले गए तमिलनाडु घूमने। अगर कोई आदमी कनाडा का है तो फॉरेन टूरिस्ट है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा स्टेट अट्रैक्ट करता है वो है महाराष्ट्र। और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो जो सबसे ज़्यादा स्टेट अट्रैक्ट करता है उसका तमिलनाडु उसका नाम है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं, और भी कारण हैं, पर ये उसके महत्वपूर्ण कारण है। एक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आप इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 को देखेंगे तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये टोटल 40 पैरामीटर पे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम लोग इस पे 180 नंबर पे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि हम लोग इस पे लास्ट पे हैं, और इसको भी कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। तो प्रश्न ये उठता है कि टॉप पर कौन है? उस देश का नाम है डेनमार्क। अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बीपीएससी हमेशा इन सब क्वेश्चन पूछा है कि एचडीआई पे रैंकिंग क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिया कितने नंबर पर है? 132 नंबर पे है। अगर आपसे स्कोर पूछ ले कि इंडिया का स्कोर कितना है तो 0.633 है। तो टॉप पर कौन है? ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है, इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है दोस्त? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर 19-21 का डेटा निकला हुआ है, जो 19-21 का डेटा है उसमें भारत का स्कोर 0.069 है, और भारत में संख्या के रूप में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है भी क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में निकलता है, यूएनडीपी निकालता है। पर आपके जहन में प्रश्न उठता होगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 10 इंडिकेटर को लेता है। अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, केवल रटाफिकेशन नहीं करना है। वो 3 चीज में क्लासिफाई करता है:
एजुकेशन को क्लासिफाई करता है, किसी देश में क्या करता है कि वो एक सर्वे लेकर आता है और जा जाकर औचक निरीक्षण करना स्टार्ट करता है और देखता है कि एजुकेशन में क्या स्थिति है, हेल्थ में क्या स्थिति है और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में क्या स्थिति है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर कोई औरत है, किसी घर की महिला है, वहाँ पर टॉयलेट है कि नहीं, वहाँ पे सैनिटेशन है कि नहीं, उस घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है कि नहीं। आप शहर में है तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, दूर देहात सुदूर ग्रामीण गांव में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं हो। तो ये क्या करता है कि 6 पैरामीटर को तैयार किया है यूएनडीपी और फिर चेक करता है। अगर आप हेल्थ में देखेंगे तो 2 पैरामीटर पे तैयार किया है, जैसे कि कितने बच्चे मरते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो 100 में से कितने बच्चे मर जाते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे का जो है ना उसको नियोनेटल डेथ हो वगैरह होता है। तो हेल्थ पर 2 इंडिकेटर रखा है, एजुकेशन पर भी 2 इंडिकेटर रखा है। एजुकेशन पे 2 इंडिकेटर रखने का मतलब है कि एजुकेशन का क्या स्थिति है, कि एक बच्चा कितने साल स्कूल जाता है, एक बच्चा कितना साल ईयर ऑफ स्कूलिंग है। तो ये क्या करता है कि उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान से देखता है और तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान से देखता है और फिर ये पाता है और फिर वो डिक्लेयर कर देगा यूएनडीपी कि हमारे पास टोटल 10 इंडिकेटर हैं। अगर कोई 10 इंडिकेटर में कोई भी 4 इंडिकेटर पे आप फिसड्डी साबित होते हैं तो आपको हम लोग पुअर घोषित कर देंगे, है ना। तो अपना वो डिसाइड करता है कि 10 में से कितने इंडिकेटर पे, 3 इंडिकेटर पे अगर आप फेल करते हैं तो हम आपको पुअर डिक्लेयर कर लेंगे, आपको पुअर मान लेंगे। तो इस तरह से इट टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पोवर्टी, कि कितना क्या क्वालिटी है। किसी को कहना कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, ये गलत बात है। क्वालिटी ऑफ द लाइफ की बात करता है, डेप्थ ऑफ द क्वालिटी की, डेप्थ ऑफ द पोवर्टी की बात करता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वजन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में कभी डिस्कस फिर कर लेंगे। देखो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स बहुत अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत न्यूज़ में रहा है। इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि लोग बोलता है कि प्रेस को भारत में फ्रीडम नहीं है। अब कितना लोग है भाई, रोज़ टीवी पे आके गाली देते हो प्राइम मिनिस्टर को, और कहाँ तुमको चाहिए। देखो हम पहला नौकरी चाइना में किए, जब चाइना में किए तो वहाँ पर तो प्रेस क्या है दुनिया कभी और आपको बताएंगे। अगर चाइनीज़ से पूछा जाता था, हम लोग पूछते थे कि ये बताओ कि भारत में सबसे ज़्यादा तुमको क्या पसंद आता है, जो एक्सचेंज प्रोग्राम चलता था, तो लोग बोलता था कि भाई यहाँ पर तो पावर प्लांट के सामने 4 आदमी लाठी लेकर आया और खड़ा हो गया और रुक गया, मीडिया आकर माइक लगा दिया। वहाँ पे तो मीडिया कुछ नहीं कर सकता है। तो जो मिलता है उसको हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, सुधार का तो ज़रूरत है ही, पर इतना भी पुअर नहीं है जितना हम लोग को दिखाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग को 150 पर घोषित किया गया है। टॉप जो देश है उसका नाम है नॉर्वे। देता कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, टॉप पर नॉर्वे है और इसमें तो कुछ बचता नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हैप्पीनेस रिपोर्ट पे अगर आपसे पूछता है कि हैप्पीनेस पे क्या है, तो कौन देता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। हम लोग में जिससे पूछिए रोते रहेगा, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, खुश तो रह ही नहीं सकता, उसको पॉजिटिव चीज़ दिखेगा ही नहीं। गांव में अगर औरत से पूछेगा क्या चाची क्या हालचाल, तो कराहते रहेगी, कुछ भी नहीं हुआ है। अरे खुश रहो भाई, है ना। अरे दिक्कत तो सबको ही है। तो फिनलैंड जो है 1 नंबर पर है हैप्पीनेस रिपोर्ट पे, हम लोग 136 नंबर पे हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इंडिया कितने नंबर पर है, इंडिया करप्शन में तो आपको पता ही है, हम लोग को महारथी हैं। अभी एक देख रहे हैं डीएसपी साहब की एएसपी साहब पकड़ाई हैं, दिव्या मित्तल की क्या नाम है, तो हम लोग तो इसके ध्वजारोहक हैं, है ना। देखो आदमी भारत में तभी तक ईमानदार है जब तक उसको पद नहीं मिला है। अगर आप किसी की ईमानदारी को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर हम अभी रोड पे खड़ा हैं और हम बोले कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं, अरे तो हम चोरी ही क्या कर सकते हैं कि हम ईमानदार हैं भाई, हमको मौका ही कहाँ मिल रहा है कि हम ईमानदार हैं। ये सब छोटा मोटा बात मत करिए कि हम टैक्स ईमानदारी से पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब कुछ बात नहीं। अरे हम तुमको कलेक्टर बना दे और फिर तुम ईमानदार रहो, तब हम तुमको माने कि तुम ईमानदार हो। हम तुमको प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बना दे, एमएलए और एमपी बना दे, जहाँ पे तुम पैसा हड़प सकते थे, और फिर तुम ईमानदार रहो, तब हम माने कि तुम ईमानदार हो, है ना। तो ये सब चीज़ है। ऐसे तो दुनिया में मौका ही नहीं मिला है, तो आप ईमानदार ही रहिएगा और क्या रहिएगा। तो टॉप पे कौन है, न्यूजीलैंड रहे और डेनमार्क, दोनों साथ में रहे हैं टॉप पर। तो जहाँ भी जीवन में रहा जाए यार, ईमानदार से रहा जाए। ईमानदारी और खुददारी के सामने कुछ चीज़ है, उसका मोरल वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग होता है। CCPI 2023 लिखे हैं। CCPI 2023 का मेरा बंधु मतलब है कि ये रिसेंट वाला रिपोर्ट है, बाकी हम आपको 2022 का रिपोर्ट दे रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, CCPI का
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन वॉच, साथ में कौन है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलके देते हैं। क्या इसमें है? इसमें यह है कि पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ये क्या है? ये तीनों स्थान खाली है। तो चौथा नंबर पे क्या है? डेनमार्क है। खाली का मतलब क्या हो गया? ये बोलता है कि अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि वो टॉप 3 स्थान पर ला सके। इसको कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। अभी और इम्प्रूवमेंट का जरूरी है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान लाने के लिए, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है। इंडिया कितने नंबर पर है? इंडिया 8वें नंबर पर है मेरे बंधु, और इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री इन द वर्ल्ड, जो G20 कंट्री का समूह है जो टॉप 10 में पहुंच चुका है। इसलिए यह रैंक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस रैंक को हमने डाला है। एक और देख लो यार, एक ह्यूरॉन लिस्ट निकलता है, ठीक है। ह्यूरॉन लिस्ट में ये आंका जाता है कि सबसे ताकतवर कंपनी कौन है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से। जैसे फोर्ब्स लिस्ट होता है, ह्यूरॉन लिस्ट होता है, BBC लिस्ट होता है। तो इसमें अभी भी 1 नंबर पे जो कंपनी है, जो सबसे माइटी कंपनी है, उसका नाम है एप्पल, और 2 नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। अब हम आपको लिस्ट थोड़ा सा दे देते हैं, बाकी आप लोग देखिएगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। हमसे बहुत नहीं, देखो भाई, मेरा जब ये सब डॉक्यूमेंट बनता है तो बहुत लड़ाई होता है टीम के साथ कि इतना मत दो, पर इन लोग भी देते हैं, क्या कहा जाए, जबकि बहुत कम दिया है। फिर भी देखो, हम अगर हम रहते तो क्या क्या पढ़ते, जो हम पढ़ते वो हम तुमको बता दिए हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये सब बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोग करते चलिएगा, ये सारा चीज़ में लिखा हुआ है। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ये सब छोड़िएगा, डिजिटल करेंसी बता चुके हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बता चुके हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पेंशन मत करिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट करना होगा तो कर सकते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट देख लीजिएगा। यहाँ पर द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द 4 इंडियन, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगा, पर थोड़ा सा सतर्क होकर इन लोगों ने